तो हम शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 13 से। 9 दिसंबर 2018 का हम कर रहे थे और इस पर ये सेकंड वीडियो है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा को समझना जरूरी है। आपके नोट्स में लिखा है प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर बल देती है और कौन सा केंद्रित होती है? विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी कि बच्चों पर आधारित होती है और करके सीखने पर बल देती है। अब हमें ऐसा ही ऑप्शन छांटना है इसी आधार पर। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। आपके नोट्स में लिखा है जहां पर भी बच्चों को रैंकिंग दी जाएगी ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्लियर? दूसरा, करके सीखना सही, परियोजना विधि सही और सहयोग से सीखना ये भी सही है। बिल्कुल सहयोग से सीखेंगे ना हम, सही हो सकता है। फिर है तीसरा, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण। एक परीक्षण आ गया और नियमित भी आ गया और फिर रैंकिंग भी आ गया, ये ऑप्शन हमारा गलत है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह और छात्रों की लेबलिंग। बताया था कि छात्रों को लेबल, रैंकिंग, अंक, श्रेणी ये नहीं देना है, तो ये भी गलत, इसलिए हमारा आंसर ये है। क्या आप समझ पाए? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हैं? तो आपको आपके नोट्स में हर एक चीज लिखी। नियमित का मतलब है रेगुलर नहीं, नियमित तो सही है लेकिन नियमित के साथ परीक्षण है ना, तो नियमित परीक्षण नहीं लेना है बच्चों का, यानी कि परीक्षा नहीं लेनी है नियमित। समझे? हाँ। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा जो है ना स्वयं ही जीवन है? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, जीवन सच्चा शिक्षक है। जीवन हमें बहुत चीजें सिखाता है, तो जीवन सच्चा शिक्षक हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। सेकंड, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। अब एक बात बताओ, आप स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा मतलब 12th, उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब 12th कर ली है तो लंबे समय तक जारी रखने का क्या मतलब? फिर दोबारा 12th करोगे? नहीं ना, तो लंबे समय तक नहीं, जब तक हम 12th करेंगे 12th कर लेंगे, जब तक 10th करेंगे 10th कर लेंगे। किसी स्कूल में हमें 5वीं तक पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, ऐसा थोड़ा ही है ये तो अच्छा स्कूल, चलो एक बार और 5वीं करते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे, तो ये गलत है। फिर है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये तो यहीं पर ही गलत हो गया, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। फिर है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यह है जो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, क्या है? स्कूलों में जो शिक्षा है ना वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित शिक्षा को करना चाहिए, यानी कि स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपके बाहर के समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी तो आप सीख पाएंगे, क्योंकि जो हम स्कूल में सीखेंगे वो हम बाहर अप्लाई करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा इस बार है, तो ये भी सही, लेकिन इस वाले ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दो में से मोस्टली ज्यादातर कई बार आपको मिलेगा दो ऑप्शन सही होंगे, उन दो में से आपको एक छांटना होता है। क्लियर? नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? देखिए, किसे माना जा सकता है? देखिए, फर्स्ट, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। कोहलबर्ग ने 4 चरण दिए थे ना, नहीं, कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए थे, है ना? तो ये कह रहा है कि उनका विश्वास था कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। अगर ऐसा है तो फिर जो दार्शनिक होगा वो बच्चा क्यों होगा? समझ रहे हैं? जो दार्शनिक होगा वो बच्चा
नहीं होगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो इन्होंने कुछ बताया नहीं था, वो तो सबके लिए था। फिर है दूसरा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्या ऐसा है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है? ये हो सकता है, क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं, जैसे पहले वाले में था दंड और पुरस्कार से, दूसरे वाले में था आप मेरे लिए ये करो तभी मैं आपके लिए ये करूँगा। ये हो सकता है, लेकिन अब हम इसे सही नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। परीक्षण की कोई बात है उसमें? नहीं है। फिर है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ये सही है। यहाँ पर इस वाले से ये वाला ज्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच, नैतिक तर्क क्या है? यही तो है, आप मेरे लिए ये करो मैं आपके लिए ये करूंगा। अगर आप कोई काम निस्वार्थ करना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि सबके लिए निस्वार्थ करते चले जाएंगे। वहां ये भी देखना है कि एक का तो हम फायदा कर रहे हैं, उसमें भले ही मेरा फायदा नुकसान ना हो, लेकिन किसी दूसरे का तो नुकसान नहीं है। ये तो नैतिक तर्क हुआ। अब एक का तो फायदा कर दिया, एक का नुकसान कर दिया, तो हिसाब बराबर। आपको कुछ भी वो परमार्थ में नहीं मिलेगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाता है और ये हमारा सही हो जाता है। क्या बात समझे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटस्थ विकास सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने दिया था ना ये सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे के समीप रहना है शिक्षक को, और बच्चे के समीप रहकर ही बच्चे का विकास करना है। क्लियर? ये वाली बात इसमें कही गई थी। इसी आधार पर हमें अपना आंसर देना है। देखो, अगर थ्योरी चीजें आपको याद होंगी, 7-8 पेज मुश्किल से हैं, सारी थ्योरी वहीं से ही, सारे क्वेश्चन ही वहीं से बनने हैं, सारे क्वेश्चन ही वहीं से बनने हैं। वो 7-8 पेज आपको पढ़ने हैं और अपनी एजुकेशन यानी कि सीटेट की जो एजुकेशन है उसे हाईएस्ट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। आपने बच्चे को कोई चीज सिखा दिया तो अब उसको वापस भी ले लेंगे आप? सहयोग को वापस ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। फिर है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। समझो, शिक्षक को बच्चे के समीप रहना है और केवल उस पॉइंट को सोल्व करना है जहां वो अटकता है। ठीक, ये था। अब जहां पर अटका उसी पॉइंट को सोल्व करके उसने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए, क्या 1-2 क्वेश्चन करने से उसका अधिकतम विकास हो सकता है? कैसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो अधिकतम विकास कैसे हो जाएगा? ये गलत। और फिर जोर दे रहा है इस ऑप्शन पे, जिस ऑप्शन पे जोर देगा अधिकतम क्या के जोर दिया है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर है तीसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। यानी कि उस विकासात्मक चरण को इंडिकेट करता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जब बच्चा पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेता है सीखने की। अगर बच्चा पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेगा सीखने की, फिर शिक्षक का क्या काम है? समझ में आया? बच्चा शिक्षक के सहयोग से सीखेगा, ना कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने पर। अच्छा, एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी ये वाली चीज पे जोर दिया जा रहा है कि पूरी जिम्मेदारी बच्चे ने खुद ले ली। समझ रहे हैं? जिस ऑप्शन पे जोर देगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। फोर्थ, ये वाला भी गलत। फोर्थ देखो, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ, सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर ले। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, केवल बच्चे के, जैसे देखो, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया बच्चे को मैथ का और उसमें 4 चरण है, 4 स्टेप आएंगे आंसर तक पहुंचने के लिए। उसे इस वाले स्टेप पर कोई प्रॉब्लम है तो ये नहीं कर देना। उसने पूछा यहाँ क्या करूँ, ये भी नहीं हुआ, चल आए जरा, और फटाफट 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 करके चल बैठ जा वहाँ। ऐसे तो कर देते पहले शिक्षक। तो क्या क्या सारा क्वेश्चन खुद ही कर दिया, बच्चे को करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो सीख नहीं पाया। मेरी बात समझे हैं? अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर समझिए। केवल इस पॉइंट में जहां पर भी उसे प्रॉब्लम है, केवल वही वाला पॉइंट उसे बताना है कि ऐसे होगा, और हिंट देना है, हिंट देना है, और बाकी उसे सारा खुद करना है। ये है। और यही वाली चीजें क्या रहा है फोर्थ वाले ऑप्शन में, कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ लगभग सारा कार्य स्वयं कर ले।
यहाँ पर क्या है, केवल आपने उस पॉइंट को सोल्व किया है, बाकी सारा कार्य बच्चे स्वयं करेंगे। क्या आप समझ पाए सब अच्छे से मैडम? नेक्स्ट, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभय का मतलब है दोनों, उभय का मतलब दोनों। देखो एक जलचर होता है, एक नवचर होता है, और एक ऐसा होता है जो दोनों होता है, जलचर भी और स्थल भी या नवचर भी। ठीक, तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, यहाँ लिंग की बात है, यानी कि ऐसा कोई जिस स्क्रीन नहीं आ रही, अब देखो। हाँ माइक ऑफ रखो सब अपने। देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के गुण मौजूद हो, उसे कहेंगे हम उभयलिंगी। उभय का मतलब भी क्या होता है, बोथ यानी कि दोनों, बोथ यानी कि दोनों। तो उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। क्या उसे आप उभयलिंगी कहेंगे? जो जेंट्स और लेडीज दोनों मान्यताओं का पालन करें। ऐसा तो हम सब करते हैं ना, तो कौन हम उभयलिंगी थोड़ा ही है ना, गलत। फिर है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। आवाज कट रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो आ रही है क्या सही? अब आ रही है ना? देखो, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। इसने क्या कहा है कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, तो स्त्री की तो कोई बात नहीं हुई ना, बात पुरुषों की कर रहा है, लक्षण स्त्री के बता रहा है। तो एक पक्ष पे जोर है, एक पक्ष पे नहीं है। ये ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी। अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है, उसे तो कहेंगे हम उभयलिंगी जिसमें दोनों पाए जाएंगे। तो ये गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। लेकिन फोर्थ भी पढ़ेंगे। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। उभयलिंगी का अहंकार से क्या मतलब है? तो ये भी गलत हो जाता है और ये हमारा सही। क्या आप लोग समझ पाए? नेक्स्ट, बच्चे किसे छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब क्वेश्चन समझो आप, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है इन चारों ऑप्शन में से जहां पर आप सीखते हैं लिंग भूमिकाएं, कि लड़कों के ये काम, लड़कियों के ये काम, लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए। आप कहाँ कहाँ से ऐसी चीजें सीखते हैं? ठीक, लेकिन वो कह रहा है कि किसे छोड़कर, मतलब तीन में तो सिखाई जाती हैं चीजें, सिखाई नहीं जाती, ऑटोमेटिक आप सीख लेते हैं, ऐसा समझो। लेकिन एक में नहीं होती। फर्स्ट, ट्यूशन। जहाँ आप आए हैं यहाँ कोचिंग करने, यहाँ मैंने कभी सिखाया आपको कि लड़कियों को टीचर बनना चाहिए, लड़कों को नहीं बनना चाहिए? यहाँ तो सब बराबर है, समझ में आया? तो ट्यूशन में कभी भी चीजें नहीं सिखाई जाती। फिर है सेकंड, मीडिया। मीडिया में तो सिखाया जाता है, सिखाया नहीं जाता मीडिया में। अब देखो कितनी सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो न्यूज में ही बताएंगे लड़कियों को किसने कहा इतनी रात को बाहर जाने के लिए, चलो लड़का तो निकल भी जाए, हो गया ना, लड़का और लड़की। तो बहुत सारी चीजें न्यूज में ऐसी आ जाती हैं जो इंडिकेशन देती हैं कि लड़कों को ये, लड़कियों को ये। फिर है समाजीकरण। हमारा तो समाज ही ऐसा है जहाँ जो आधारित है कहाँ पर, लड़के और लड़कियों पर। समझ में आया? फिर है संस्कृति। समाज संस्कृति से पृथक नहीं हो सकता, इसलिए समाज और संस्कृति एक ही है। जब समाज में चीजें सिखाई जाती हैं तो इसका मतलब वो हमारी संस्कृति में ऑलरेडी हैं। तो तीन चीजें, मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति, हमें ये सिखाते हैं लिंग भूमिकाएं, जबकि ट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं लड़कियों को नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाऊंगा, होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो ट्यूशन में लिंग भूमिकाएं नहीं सिखाई जाती। ठीक। 19, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, हमेशा याद रखना, जब भी आलोचना वाला क्वेश्चन होगा, जब भी आलोचना वाला क्वेश्चन होगा,
तो आपका आंसर नहीं वाला कभी नहीं होगा। मेरी बात समझे? आलोचना वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं वाला कभी हो ही नहीं सकता। तो जहां पर भी नहीं आएगा वो आंसर नहीं होने का आपका। अब देखो, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक क्या है? क्वेश्चन नहीं समझ? आलोचना का मतलब है कि क्रिटिसाइज करना आपको। मानकीकृत वही तो बता रहा हूँ, अब पूरा सुनो। आलोचना का मतलब है किसी भी चीज को सही गलत के आधार पर डिफाइन करना, ये है आलोचनात्मक चिंतन। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा गलत ही होगा। एक चीज आपके लिए गलत हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए सही है, तो आप अपने तरीके से उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ये अपने तरीके से और मैं अपने तरीके से। अब पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन, वे बच्चे की अक्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। अभी क्या बताया मैंने? आलोचना वाले में नहीं वाला आंसर कभी नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। मानकीकृत का मतलब है जो नियम के अनुसार बनाए गए हो। अब नियम क्या कहता है कि जब आप टीचिंग का एग्जाम देंगे तो आपको टीचिंग से संबंधित ही आएंगे क्वेश्चन। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है नियम। अब टीचिंग से संबंधित आएंगे तो वही भर सकते हैं जिन्होंने बीटीसी या बीएड कर रखा होगा या डीएलएड कर रखा होगा। मेरी बात समझे? तो यही भर सकते हैं। तो यही तो कह रहा है ये। वो तो नहीं भर सकते जिन्होंने बीएड नहीं तो नहीं कर रखा, लेकिन वो एसएससी की या आईएएस की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो भर सकते हैं इन्हें। यही कह रहा है ये कि वे मुख्य रूप से मुख्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। क्योंकि सब नहीं भर सकते, केवल एक मुख्य धारा के स्टूडेंट ही भर सकते हैं बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड वाले। क्या बात समझ में आई आपके? तो यही तो इसकी आलोचना है कि सब नहीं दे सकते। मानकीकृत परीक्षणों को जिनके लिए बनाए गए होते हैं वही दे सकते हैं। फिर है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, कोई लॉजिक ही नहीं है ना क्वेश्चन से। मानकीकृत परीक्षण अगर बनाए गए हैं और उनको सोल्व करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी भाषा समझ नहीं सकते, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा। फोर्थ, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। अब मुझे एक बात बताओ, पैट का एग्जाम अभी हुआ था, कितने बच्चों ने दिया था? 32.5 या 33 लाख बच्चों ने दिया था। तो बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया गया। ये कह रहा है कि लागू नहीं किया जा सकता बड़ी आबादी पर, गलत है ना? लेकिन सीटेट का एग्जाम भी कम से कम 25 लाख बच्चे देंगे, तो ये तो बड़ी आबादी पर लागू है ना। तो इसलिए हमारा आंसर यह है। ये का मतलब वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। ये बात सही है। जिन लोगों के लिए बनाए गए केवल वही दे सकते हैं, सब नहीं दे सकते, ये इसकी आलोचना है। नेक्स्ट, एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? एक अधिक बुद्धिमानी का मतलब है जहां बुद्धि यानी कि किसी के पास एक, हर किसी के पास एक से अधिक बुद्धि है। समझ रहे हैं? एक से अधिक बुद्धि का मतलब है एक ही बुद्धि से बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। यह है एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। तो पहला है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बात तो सही है कि अगर आप प्रभावी अधिगम करते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, तो आप अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है एक से अधिक बुद्धि की बात पूछ रहा है, वो एक ही बुद्धि को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। पहला, बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन जो क्वेश्चन उसने पूछा है उस पर बेस नहीं है ये ऑप्शन। ये ऑप्शन अलग बात कर रहा है, क्वेश्चन अलग बात कर रहा है। फिर है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से, जो पहला वाला ऑप्शन है और जो सेकंड वाला ऑप्शन है दोनों है तो एक ही। हाँ, तो ये भी गलत है। और फिर जोड़ दे रहा है कि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एक से अधिक बुद्धि की बात जब कर रहा है तो इसका मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये सही है। फोर्थ, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ये कह रहा है कि बुद्धि में पेपर और पेंसिल परीक्षण वाले गलत है, ये टेक्निकल पॉइंट है इसका। वो बुद्धि की के बारे में पूछ रहा है, यहाँ परीक्षण की कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप तुरंत। हाँ, नियम, मानकीकृत का मतलब है नियम। नियम कई बार बता रखा है आपको पहले भी।
आप हर चीज़ आपके नोट्स में है, उन नोट्स के बाहर आपको पेपर आएगा ही नहीं। लेकिन ये एक अलग बात है कि सिचुएशन को घुमा के देगा, वो पूछेगा वो नोट्स के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आपको जो चीज़ दिया ना वो सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट। लेकिन हाँ, बहुत मतलब इतना कहते हैं ना, एक फाइल बहुत बड़ी होती है और उसे पीडीएफ में बना देते हैं तो फिर वो कम एमबी में हो जाती है। ठीक उसी तरीके से आपके नोट्स हैं, इतना बड़ा बड़ा ना लिख के मैंने सिर्फ वो चीज़ें लिखी हैं जो आपको डायरेक्ट पेपर में पूछेगा, बस बात समझने की है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ नोट्स बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कोई भी चीज़ कभी याद नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। याद करने के पीछे पढ़ोगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते। केवल रीडिंग करो, जितनी बार हो सके रीडिंग। जब भी पढ़ो देख के पढ़ो, चाहे 10 बार पढ़ लिया है वो चीज़, देख के पढ़ो। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ये समझो। आप सोते उठते ही अपने हस्बैंड को देखती हैं, कहीं भी मिल जाएंगे तुरंत पहचान लेगी मेरे हस्बैंड हैं, समझ गए। मैं अब आगे की बात तो सुनो ना, अब लॉजिक तब आएगा। शादी से पहले पता नहीं आपने कितनी बार उन्हें देखा होगा, पता नहीं कितनी बार, लेकिन जान पहचान नहीं थी। कहीं आओ कहीं जाओ आपकी तरफ से, मेरी बात समझ रहे हैं। क्यों, जब आप नोट्स पढ़ते हैं, बार जितनी बार उन्हें देखेंगे, जितनी बार उन्हें देखेंगे उतनी बार वो यहाँ छपेंगे। इसका मतलब जान रहे हैं आप उन्हें, समझ में आई बात। तो उतनी ही बार देखते चले जाएंगे, उतनी ही बार आप चीज़ों को यहाँ छप जाएंगे वो आपके, फिर आप कभी भी याद करेंगे तो एकदम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक मैसेज कर दो ग्रुप पर, फोन डाउन हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। हाँ, फोन डाउन हो गया, समझ रहे हैं। तो कभी भी याद नहीं करना है, जितनी बार हो सके नोट्स को रीडिंग करो और देख के रीडिंग करो। चाहे 1000 बार वो चीज़ पढ़ लिया है फिर भी देख के पढ़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस पेज को देखेंगे उतना ज़्यादा बार वो यहाँ छपेगा, समझ रहे हैं। बस यही वाली बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। अब ये बात भी आपके नोट्स में लिखी है साफ साफ। एक था सीखने का मूल्यांकन, एक था के लिए मूल्यांकन। अब ये वाली जो चीज थी के लिए और ये वाली चीज थी का, ये किसके लिए था, पारंगत। पारंगत का मतलब परफेक्ट, और ये था अपारंगत, यानी कि जो परफेक्ट नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है ये उसके लिए था। जब आपको काम आता है अच्छे से कोई और करने के बाद फिर भी आप चेक करते हैं तो सीखने का मूल्यांकन। जब आप कोई काम सीख रहे होते हैं और उस प्रोसेस के तहत ये देखते हैं कि ये सही हुआ या गलत, तो फिर सीखने के लिए मूल्यांकन। हाँ, अब ये कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये तो थी थ्योरी। ये कह रहा है कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बात समझे, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने के लिए और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए दोनों मूल्यांकन होने चाहिए, सीखने का और सीखने के लिए दोनों मूल्यांकन। तो पहला ऑप्शन हम सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। देखो प्रगति क्या है, जब कोई चीज कंटिन्यू चल रही होती है, और उपलब्धि क्या है, जब वो खत्म होने के बाद हमें मिल जाए। बात समझे हैं। अब समझो, जब हम बच्चे का आकलन करेंगे साल के अंत में, जैसे मंथली एग्जाम होते हैं फिर क्वार्टरली होते हैं। वो फोन ऑफ हो गया कि मैसेज, हाँ फोन ऑफ हो गया मेरा।
ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है और ईयरली एग्जाम होता है। समझो, जब हम इन वाले पोर्शन में बच्चों का परीक्षण लेते हैं तो हम ये चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना, सीखा है नहीं, तो इसमें हमारा तो मूल्यांकन हो ही रहा है, बच्चे का भी हो रहा है। हम भी चेक कर रहे हैं कि हमने जो बच्चों को सिखाया बच्चों ने सीखा या नहीं। तो जब हम चेक कर रहे हैं अपने आप को कि हम जो बच्चों ने सीखा या नहीं, तो क्या होगा, सीखने के लिए या सीखने का, सीखने के लिए होगा, सीखने का होगा, सीखने के लिए होगा, क्योंकि अभी हम चेक ही कर रहे हैं। बात समझे हैं? तो इस वाले पॉइंट को देखो, अब इसको देखो, ये कह रहा है कि बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, अब के लिए तो यहां तक होगा प्रगति, और जो ईयरली एग्जाम होंगे ना, ये क्या है, उपलब्धि, ये क्या है, उपलब्धि, और जब उपलब्धि होगी तो उसमें होगा सीखने का। मेरी बात समझे हैं? इसमें होगा सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अब बात तो सही है ये, लेकिन उसने कहा सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, जबकि क्वेश्चन किस पे दे दिया इसने, निदान और उपचार पर। समझे हैं भाई, कमियों को ढूंढना तो निदान होगा और फिर उनका दूर करना उपचार होगा, तो ये ऑप्शन गलत है तीसरा। फोर्थ, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ये कह रहा है कि आवधिक, ये आवधिक, यह है आवधिक, यानी कि समय समय पर बच्चे के, समय समय पर अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करना और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करना। तो एक ही पक्ष आया है इसमें, हमने उसका आकलन किया और उसे प्रमाणित किया, तब हमें पता चला कि अच्छा ये सीख गया। तो एक ही हुआ ना आकलन, कौन सा, सीखने के लिए आकलन हुआ है, ना कि सीखने का। लेकिन हमें दोनों चीजें देखनी है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें प्रगति का भी देखना है और उपलब्धि का भी, क्योंकि जब हम सीख चुके होंगे तब तो सीखने का करेंगे, और जब सिखा रहे हैं बच्चों को तो सीखने के लिए हो रहा है, तो दोनों का आकलन हो गया ना सेकंड ऑप्शन में। क्या आप सब समझ पाए? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। उसने कहा है सीखने का और सीखने के लिए दोनों का आकलन बताओ किस वाले ऑप्शन में है, लेकिन जो पहले वाला ऑप्शन है ना वो सीखने के लिए आकलन पर आधारित है, सीखने का आकलन पर आधारित नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि निगरानी करनी है और सीखने के अंतराल को भरना है। क्यों हो जाएगा, ठीक तो है ये, लेकिन ये सीखने के लिए पे आधारित है, सीखने का पे आधारित नहीं है, सीखने के लिए। क्या, क्योंकि इसमें एक चीज आ रही है बस, सीखने के लिए, सीखने का मूल्यांकन भी तो करना है ना, जैसे उसने कहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में केवल एक आंकलन आया सीखने के लिए, सीखने का नहीं आया, जबकि सेकंड ऑप्शन में प्रगति करेंगे, प्रगति का आकलन करना, सीखने के लिए आकलन, और उपलब्धि का आकलन करना, सीखने का आकलन, दोनों आकलन उसमें आ गए। समझे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ये नेगेटिव है, क्वेश्चन ही नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, चार पॉजिटिव, इनमें से 3 पॉजिटिव छांट लेने हैं, जो नेगेटिव वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन समझना जरूरी है। सतत का मतलब है लगातार, और व्यापक का मतलब है संपूर्ण, समग्र या फिर ओवरऑल। आकलन कौन सा ऑप्शन करेगा, इनमें से कौन सा नहीं करेगा, ये वो जानना चाह रहा है। फर्स्ट, यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। क्या आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चे को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करें, है ना, ये ऑप्शन हमारा गलत हो सकता है, तो ऐसा हमें बच्चों को वर्गीकरण नहीं करना है। सेकंड, इसे भारत के शिक्षक के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है।